गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन सोनी इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको बीएड सेकेंड ईयर में बुक करवा रही नॉलेज एंड करिकुलम यानी ज्ञान एवं पाठ्यक्रम। तो इसमें अपना टॉपिक चल रहा है कि जो भारत में पाठ्यक्रम है, भारत पाठ्यक्रम में सुधार। तो इसमें मैंने कल आपको 5 पॉइंट करवा दिए थे कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें क्या क्या सुधार की आवश्यकता है और उस सुधार को हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें जो हमारा पाठ्यक्रम के परंपरागत परिदृश्य है, यानी कि जो हमारे प्राचीन काल से हमारा जो पाठ्यक्रम चला आ रहा है, परिदृश्य है, उनके कुछ अर्थों की आलोचना की गई है, क्योंकि इसमें परंपरावादिता पर अधिक बल दिया गया है। यानी कि जो ये हमारा पाठ्यक्रम है उसमें जो परंपरावादी यानी कि पीढ़ी दर जैसा पाठ्यक्रम चला आ रहा है उस पर ये क्या बल दिया गया, अधिक बल दिया गया है। मानव के तर्क एवं चिंतन यानी कि मानव तर्क एवं चिंतन की उसमें उपेक्षा की गई है किसमें, हमारे पाठ्यक्रम में। तो जो हमारा पाठ्यक्रम प्रक्रिया है, पाठ्यक्रम प्रक्रिया एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा वैज्ञानिक आधार पर नहीं है। जो ये हमारे पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम की प्रक्रिया एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा है वो वैज्ञानिक आधार पर नहीं की जाती। जो परंपराएं चली आ रही हैं उन्हीं परंपराओं को आधार समझकर, परंपराओं को धर्म समझकर उनका पालन किया जाता है। इसलिए जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक तथ्यों का अभाव पाया जाता है। यानी कि जो हमारे पाठ्यक्रम है, जैसे हमारी चला आ रहा है पीढ़ी दर परंपरागत पाठ्यक्रम है जो हमारा, उसको उसी पाठ्यक्रम के धर्म की उसमें पालना की जाती है और उसमें वैज्ञानिक तथ्यों का समावेश नहीं पाया जाता हमारे पाठ्यक्रम में। और जो हमारे ये पाठ्यक्रम है, जो हमारा परंपरागत पाठ्यक्रम परिदृश्य में क्या है कि तर्क एवं चिंतन का अभाव पाया जाता है। इसमें छात्रों को किसी भी सामाजिक परंपरा के बारे में, यानी कि जो हमारे देश, हमारे समाज की जो भी परंपराएं हैं उन सामाजिक परंपराओं के बारे में तर्क एवं चिंतन की प्रेरणा देने का स्थान पर उनको मात्र एक अनुकरण के रूप में स्वीकारा जाता है कि हमारा जो धर्म है या जो हमारे समाज की परंपराएं हैं उनको क्या है, उनका हमें अनुकरण ही करना है। उस पर तर्क एवं चिंतन का उसमें अभाव पाया जाता है। और जो हमारा पाठ्यक्रम जो परिदृश्य पाठ्यक्रम या परंपरागत जो हमारा परंपरागत पाठ्यक्रम परिदृश्य की आधुनिकता का इसमें अभाव देखा गया है, इसमें कि समाज की जो पुरानी परंपराएं एवं रूढ़िवादियाँ का विरोध नहीं किया जाता और साथ इनको पुष्ट कार्य करने के लिए उसको पुष्ट करने का कार्य इसमें किया जाता है। यानी कि जो हमारी रूढ़िवादिताएं परंपराएं पीछे से चली आ रही हैं उनको इसमें नकारा नहीं जाता, बल्कि उसको नष्ट करने का कार्य इसमें किया जाता है। और इस प्रकार जो हमारी व्यवस्था है आधुनिक पाठ्यक्रम का विरोधी मानी जाती है। तो इसमें मैंने आपको 5 पॉइंट करवाए थे, कौन कौन से थे। पहला था सिद्धांत और व्यवहार का समन्वय। पहला इसमें था सिद्धांत एवं व्यवहार का समन्वय। पहला पॉइंट इसमें था सिद्धांत एवं व्यवहार का समन्वय। उसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें था कि जो हमारा स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित, दूसरा पॉइंट इसमें था स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित, जो हमारी स्थानीय आवश्यकताएं हैं उन पर आधारित। तीसरा इसमें कहा गया था, जो तीसरी बात इसमें मेरी थी, दूसरी बात स्थानीय आवश्यकता पर अनुभवों पर आधारित। तीसरी बात थी इसमें अनुभवों पर आधारित। और चौथा इसमें कहा गया था अनुभवों पर आधारित, जो हमारा पाठ्यक्रम है वो अनुभवों पर आधारित होना चाहिए। और चौथा था बालक बालिकाओं के लिए भिन्न प्रकार का पाठ्यक्रम, बालक एवं बालिकाओं के लिए बालिकाओं के भिन्न पाठ्यक्रम, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग का हमारा जो पाठ्यक्रम होना चाहिए। उसके
सुधार करने वाला हो हमारा पाठ्यक्रम। यानी कि पाठ्यक्रम का आधार सामाजिक सुधार। और जो आज मैं आपको छठा पॉइंट करवा रही हूँ उसमें है कि जो हमारा राष्ट्रीय महत्व के तथ्यों की जानकारी। राष्ट्रीय छठा पॉइंट है राष्ट्रीय महत्व के तथ्यों, राष्ट्रीय महत्व के तथ्यों की जानकारी। राष्ट्रीय महत्व के तथ्यों की जानकारी, इसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगी। छठा पॉइंट है इसमें कि जो हमारे राष्ट्र की प्राथमिकताएं हैं, राष्ट्र की जो प्राथमिकताएं हैं सदैव बदलती रहती हैं। जो हमारे राष्ट्र की प्राथमिकताएं हैं वो सदैव बदलती रहती हैं। जैसे कि कभी खदानों की समस्या होती है और कभी महंगाई की समस्या होती है और इसी प्रकार कभी आतंकवाद का भय देखा जाता है, तो कभी प्रत्यक्ष रूप से इनमें बहुत सी जो बातें हैं बातों का पाठ्यक्रम से कोई संबंध नहीं होता, किंतु अप्रत्यक्ष रूप से यह देखा जाए तो इस प्रकार के जो तथ्य हैं उनकी जानकारी तथा इनसे निपटने के संभावित प्रयत्न पाठ्यक्रम के अंग होने चाहिए। यानी कि जो ये हमारा जो हमारे राष्ट्र की जो प्राथमिकताएं होगी, प्राथमिकताएं सदैव क्या बदलती रहती है। जैसे कि खदानों की समस्या आ जाती है, कभी महंगाई की समस्या आ जाती है, कभी आतंकवाद का भय हो जाता है और साथ ही इनमें प्रत्यक्ष रूप से इनमें बहुत सी बातों को जो पाठ्यक्रम से कोई संबंध नहीं होता, फिर भी किंतु अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो इस प्रकार के तथ्यों की जानकारी तथा इनसे निपटने से संभावित जो प्रयत्न भी पाठ्यक्रम के अंग होने चाहिए। बाई चांस ऐसी समस्या आ जाती है तो उनका जो है पाठ्यक्रम में भी इस प्रकार के तथ्यों को सम्मिलित करना चाहिए जिससे कि इनसे आसानी से निपटा जा सके। उसके बाद इसमें सातवीं बात आ जाती है बालकों की आयु। बालकों की आयु, सातवां इसमें है बालकों की आयु एवं बौद्धिक इसकी बालकों की आयु एवं उनकी बौद्धिक क्षमता, उनकी जो बौद्धिक क्षमता है आदि का ध्यान। जो बालकों की बौद्धिक क्षमता है आदि का ध्यान इसमें रखना चाहिए पाठ्यक्रम में। यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में बच्चों के व्यक्तित्व के विकास के लिए जितने भी पहलू हैं, यानी कि जो बच्चे का व्यक्तित्व विकास है उसमें जितने भी पहलू हैं, जैसे कि बच्चे का हो गया शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, नैतिक आदि। यानी कि जो बच्चे का हो गया शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, सामाजिक, नैतिक आदि आयु के अनुरूप अलग अलग आयु वर्ग के रूपों में विकसित होते हैं। यानी कि जो बच्चे का विकास है अलग अलग जैसे जैसे बच्चे की आयु में चेंज आता जाता है वैसे वैसे वो बदलते रहते हैं। इस दृष्टि से जो बालकों का पाठ्यक्रम है बालकों के पाठ्यक्रम में अलग बातें होंगी न कि समान। यानी कि जैसे छोटी कक्षाओं में जो बच्चों का पाठ्यक्रम होएगा खेल विधि के माध्यम से और बड़ी कक्षाओं में विज्ञान के माध्यम से और उसके बाद प्रैक्टिकल के माध्यम से। जैसे कि बच्चे की आयु में परिवर्तन आता है वैसे वैसे उसके पाठ्यक्रम में भी परिवर्तन भिन्न प्रकार का उनका पाठ्यक्रम होना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कि ब्रह्मचर्य जीवन के लिए जो है किशोरावस्था के पश्चात जो है प्रवेश के पश्चात अर्थात माध्यमिक स्तर पर ठीक रहेगा, इससे पूर्व का नहीं। यानी कि जो उसका सिलेबस होना चाहिए वह किशोरावस्था ब्रह्मचर्य जीवन से संबंधित उसको शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन छोटी कक्षाओं में ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम। 8वां पॉइंट इसमें है क्रिया प्रधान। 8वां है इसमें क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम। 8वां पॉइंट इसमें क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम कैसे होगा। जैसे कि किसी भी बात को सीखना कभी कई प्रकार से संभव हो सकता है। यानी कि हम किसी बात को सीखना है तो उसके लिए सीखना भी कई प्रकार का संभव हो सकता है। यानी कि हम किसी बात को सीखते हैं या तो उसको सुनकर, देखकर, पढ़कर आदि, परंतु सुनी हुई बात या पढ़ी हुई बातों का वह सार्थक
नहीं होता जो उसकी स्वयं की बातों से लिखा होता है। यानी कि जो हम किसी चीज़ को सीखते हैं उसको अगर हम सुनकर या बुक में पढ़कर किताबों में पढ़कर उसको बातों को सीखा जाता है, उसका कोई स्थायित्व नहीं होता जब तक कि हम उस बात को उस चीज़ को करके नहीं देखते तो के रूप होता है और स्वयं सीखी हुई बातों से ही होता है। इसी दृष्टि से जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में ऐसी क्रियाओं को प्रधानता दी जानी चाहिए जो कि विद्यार्थियों को सृजनात्मक चिंतन तथा सृजनात्मकशीलता का विकास कर सके। उदाहरण के लिए जैसे घर या मोहल्ले में क्या क्या वस्तुएं हैं, जैसे कि बच्चे ने देखा है कि घर और मोहल्ले में क्या क्या वस्तुएं हैं जिनका उपयोग क्या है, बिल्कुल नहीं है। विद्यार्थी जहाँ रहते हैं वहाँ पाई जाने वाली जितनी भी वस्तुओं द्वारा कोई नई वस्तु बनाने हेतु उन्हें कहकर उनकी सृजनशीलता का विकास होता है, किसकी, बच्चे की। तो इसमें क्या है, क्रिया प्रदान यानी कि क्रिया करके सीखना, यानी कि जो बच्चे को ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए जैसे जो कि क्रिया प्रदान हो, जिससे कि बच्चा उस चीज पर काम करे और उस काम को करने की उसमें सृजनशीलता का विकास हो सके, ऐसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। उसके बाद 9वां है लचीला तथा व्यापक पाठ्यक्रम। कैसा 9वां है, इसमें 9 पॉइंट है लचीला एवं व्यापक पाठ्यक्रम, लचीला एवं व्यापक पाठ्यक्रम। तो इस 9 पॉइंट इसमें ये 9 पॉइंट इसमें ये कहा गया है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है लचीला व्यापक दोनों में बड़ा अंतर है। लचीले का आशा होता है कि किसी समय जो हमारा पाठ्यक्रम परिस्थितियों के अनुरूप पाठ्यक्रम में परिवर्तन करने में थोड़ी बहुत संभावना अवश्य होती है। जैसे लचीलेपन से तो आशय है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में थोड़ा बहुत चलाने की संभावना होती है और आयु, परिस्थिति, बौद्धिक क्षमता, रुचि, रुझान आदि मनोवैज्ञानिक कारकों से सभी रुचियां और रुझान की दृष्टि से समान विषयों एवं अन्य विषयों की विषय वस्तु को पढ़ने की प्राय कम हुई होती है। इस दृष्टि से जो हमारा अध्ययन हेतु पाठ्यचर्या की जो विषय के चयन की सुविधा अधिक हो और समन्वय रुचियों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा विषय वस्तु विद्या के छात्र रुचि के रूप विषय वस्तु का अध्ययन कर सके, यही पाठ्यक्रम व्यापकता मानी जानी चाहिए। यानी कि जो ये हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम का बच्चे की रुचि के अनुसार होगा तो उस पाठ्यक्रम में व्यापकता लाई जा सकती है। उसके बाद इसमें 10वां पॉइंट है विद्यार्थियों की क्षमता अनुसार पाठ्यक्रम। 10वां पॉइंट इसमें आ जाता है बच्चों के जो विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार विद्यार्थियों की क्षमता अनुसार पाठ्यक्रम विद्यार्थियों की क्षमता अनुसार पाठ्यक्रम, यानी कि जो ये हमारा पाठ्यक्रम है वो बच्चों की क्षमता के अनुसार होना चाहिए। विद्यार्थियों की क्षमता से आशय विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमता की अपेक्षा बौद्धिक दृष्टि से, जिनकी उसके मानसिक, बौद्धिक और उनकी कार्य क्षमता के आधार पर छोटी आयु में जो विषय वस्तु होती है, छोटी दृष्टि से बच्चों को कार्य क्षमता पर्याप्त कम होती है। जो उनकी बौद्धिक विकास होने लगता है त्यों उनकी जो कार्य क्षमता है बढ़ने लगती है, यानी कि सोचने की क्षमता उनकी बढ़ने लगती है। इस दृष्टि से जो शिक्षण के स्तर हैं विभिन्न स्तरों से पूर्व प्राथमिक और उच्च प्राथमिक पाठ्यक्रम के निर्धारण की बातों उस टाइम की बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। उस शैक्षिक स्तर में बच्चों का जो औसतन आयु लगभग कितनी है, उसी आयु वर्ग के अनुरूप ही उनका बौद्धिक विकास लगभग कितना है तथा विषय वस्तु की दृष्टि से सामान्य रूप से कितनी विषय वस्तु सरलता से बच्चा उसको ग्रहण कर सकता है। इस दृष्टि को बच्चों को केवल उसकी जो किताबें हैं पीठ का बोझ ही नहीं बनाना चाहिए, बल्कि उसको आयु वर्ग के आधार पर ही उसका पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए कि बच्चा कितना अपना सिलेबस ग्रहण कर सकता है, उसी के मानसिक आधार के स्तर पर पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए। उसके बाद इसमें 11वां पॉइंट आ जाता है विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के अनुरूप। 11वां पॉइंट है विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर
विद्यार्थियों का जो शैक्षिक स्तर है के अनुरूप भाषा, जो विद्यार्थियों का शैक्षिक स्तर है उनके अनुरूप उनकी भाषा, यानी कि पाठ्यक्रम की जो विषय वस्तु है शैक्षिक स्तरीय अनुरूपता से आशय है कि जो भाषाई बोधगम्यता, यानी कि जिस बच्चा आसानी से किसी चीज को सीख सकता है, बोधगम्यता तथा गार्यता से है। इसको सरल शब्दों में हम इस प्रकार समझा सकते हैं कि समझा जा सकता है कि इतिहास विषय के अध्यापन हेतु विभिन्न प्रकार की जो हमारी घटनाएं हैं तथा शैक्षिक स्तर पर वही होती है, परंतु पढ़ने और समझाने की दृष्टि से प्राथमिक स्तर में अति सरल रहता है और भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए, और उच्च स्तर की जो रूप क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। यानी कि अगर हम बच्चे को इतिहास सब्जेक्ट कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो उसको समझाने का तरीका जो सामान्य भाषा में बच्चे को समझाना चाहिए, बड़ी क्लासों में बच्चे को क्लिष्ट भाषा से इतिहास सब्जेक्ट की जानकारी देनी चाहिए। तो ये हो गया इनका विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के अनुरूप भाषा। अब है समन्वय, जो है समन्वय प्रधान पाठ्यक्रम क्या है, आगे वाला 12वां पॉइंट है समन्वय प्रधान। 12वां पॉइंट है समन्वय प्रधान, समन्वय प्रधान पाठ्यक्रम समन्वय प्रधान पाठ्यक्रम, जबकि जो पाठ्यक्रम को समन्वय प्रधान हो, तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम में समन्वय का अर्थ होता है मेल जोल हो गया या मेल मिलाप हो गया, कार्याकरण संबंधों में एकजुटता आदि, यानी कि मेल जोल हो गया, मेल मिलाप हो गया इसमें, और कार्याकरण संबंधों की एकजुटता। इस अर्थ की दृष्टि से यह मेल मिलाप विभिन्न विषयों की दृष्टि से भी हो सकता है, जैसे हिंदी भाषा का पाठ्यक्रम पाठ चयन किए जाने और जिन्हें पढ़ाने के लिए भूगोल, इतिहास, विज्ञान आदि अन्य विषयों की जानकारी की आवश्यकता हो। इसी दृष्टि से समन्वय अपने देश के समन्वय के लिए अपने संप्रदाय, जाति, क्षेत्र, वर्ग आदि की दृष्टि से जितने प्रकार की विभिन्नताएं हैं उन्हीं सबका मेल पाठ्यक्रम में इस प्रकार बिठाया जा सकता है कि पाठ्यक्रम में जितनी भी घटनाओं, तथ्यों, लेखकों और रचनाओं आदि का संलग्न किया जा सके और अलग अलग रूपों और संप्रदायों, क्षेत्र, वर्गों आदि से लिया जाए, न कि किसी वर्ग, संप्रदाय आदि विशेष, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम में प्रधान पाठ्यक्रम होना चाहिए। समन्वय जैसे मेल जोल, मेल मिलाप आदि के कार्यकरण आदि के संबंधों के आधार पर होना चाहिए। जैसे हम किसी विषय की जानकारी भूगोल, इतिहास, विज्ञान आदि अन्य विषयों की जानकारी की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के हमारे समन्वय अपने देश आदि अन्य विषयों की जानकारी देश के में होनी चाहिए, जैसे किसी विषय, संप्रदाय, जाति, क्षेत्र, वर्ग आदि की दृष्टि से जितना भी संभव हो सके उस प्रकार का हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो जो ये हमारा पाठ्यक्रम है, भारत में पाठ्यक्रम सुधार के लिए हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, तो मैंने आपको इसमें बताई हैं। पहला तो था इसमें सिद्धांत एवं व्यवहार का समन्वय। सिद्धांत एवं व्यवहार के समन्वय में यह बताया गया था कि जो ये हमारा पाठ्यक्रम है, इस तरह के पाठ्यक्रम पहले मैंने बताया था कि सिद्धांत एवं व्यवहार का समन्वय, यानी कि पाठ्यक्रम का जो पाठ्यक्रम निर्धारण के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तकें पढ़ने से जो ज्ञान बालकों को प्राप्त हो, उसे वह पुस्तकों में पढ़ता है उस ज्ञान को वह अपने व्यवहार में ला सके, ऐसा हमारा पाठ्यक्रम होना चाहिए। और वर्तमान में जिन बातों का समावेश है, बालक उनको व्यक्तिगत जीवन में विशेष रूप से महत्व नहीं देते। उदाहरण के लिए अगर बालक को भूगोल का ज्ञान है परंतु यह नहीं समझा पाते कि उसे भौगोलिक जानकारी किस प्रकार उसका उपयोग कर उसका लाभ अर्जित कर सकता है, कि उसको भूगोल की तो जानकारी है लेकिन उसको अपने व्यवहार में किस प्रकार अपने व्यवहार में लाकर उसको किस प्रकार अर्जित कर सके। तो जो हमारा दूसरे और ये बातों के प्रयोगों के द्वारा से उसे जो भूगोल के बारे में जानकारी प्रयोगों के माध्यम से दी जानी चाहिए। दूसरा था स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित, यानी कि यह सत्य है कि जब किसी बात को सीखने की आवश्यकता अनुभव नहीं की जाती तो तब बालक मन लगा किसी चीज को नहीं सीखता। और साथ ही यह भी सत्य है कि प्रत्येक स्थान की आवश्यकताएं एक दूसरे से क्या होती हैं, अलग
अलग अलग होती हैं। फिर अनुभवों पर आधारित यानी कि बच्चे जैसे देखा जाए कि किसी ने जैसे कृषि से संबंधित गाँवों में जो अनुभवों पर आधारित होता है कि यह देखा जाता है कि लोग पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय क्षेत्र अनुभव का ध्यान रखते हैं और अनुभव होता है पाठ्यक्रम निर्माण में सहायता मिल जाती है और उन बातों को भी उचित स्थान नहीं मिल पाता जो कि बालकों की आवश्यकताओं के लिए होती है। और जो बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग प्रकार का पाठ्यक्रम, जैसे कि बालिकाओं के लिए गृह विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रम होना चाहिए और बच्चों के लिए उतना ही होना चाहिए जो भाषा शिक्षा प्रश्न दोनों के लिए अलग अलग का होना चाहिए। जैसे कि लड़कियों के लिए गृह विज्ञान होता है लेकिन यह बालकों के लिए आवश्यक नहीं होता और पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो हमारा सामाजिक सुधार कर सके। और साथ ही जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें उस पाठ्यक्रम में राष्ट्रीय महत्व के तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। बालकों की आयु और उसकी बौद्धिक क्षमता यानी कि बच्चों की आयु का भी ध्यान रखना चाहिए और साथ ही उसकी बौद्धिक स्तर यानी कि मानसिक स्तर का ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा कितना सीख सकता है, उसी के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्धारण करना चाहिए। उसके साथ क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम यानी कि अगर बच्चा किसी चीज को करके सीखता है तो उस तरह का क्रियाशील कि बच्चा जिसमें सृजनात्मकता से अपना काम करता है तो जो हमारा ये पाठ्यक्रम हो वो क्रियाशील होना चाहिए, क्रिया प्रधान होना चाहिए। उसके बाद लचीला व्यापक, अगर हमारा पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें कि समय के अनुसार उसमें चेंज लाया जा सकते, उसमें लचीलापन होना चाहिए। उसके बाद है विद्यार्थियों की क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम। उसके बाद है विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के भाषा होनी चाहिए, जैसे कि छोटी कक्षाओं में जो भाषा है उस भाषा को सामान्य भाषा में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन उच्च माध्यमिक कक्षाओं की जो भाषा वो क्लिष्ट होनी चाहिए। उसके बाद समन्वय प्रधान पाठ्यक्रम यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है अगर उसमें मेल मिलाप मेल जोड़ आदि सब बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम में अनेक प्रकार के बदलाव करके उसमें सुधार लाया जा सकता है। तो जो हमारा पाठ्यक्रम है भारत का पाठ्यक्रम एवं उसमें सुधार टॉपिक आपका यही खत्म होता है। कल नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।